गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको सूचना मिल गई होगी कि आज से हमारा ये नया सेशन स्टार्ट हो रहा है 2021-22 का। तो सोशल साइंस में सबसे पहले हम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे और पिछली बार की तरह ही एक कॉपी हमको बनानी है जिसमें हमको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल का अलग अलग लिखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है द बर्थ ऑफ मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत का जन्म, व्हेन, वेयर एंड हाउ, कब, कहाँ और कैसे। आधुनिक भारत का जन्म कब, कहाँ और कैसे। आप देखकर आपको शायद समझ में आ गया होगा कि बुक्स जो सोशल साइंस की बुक है वो चेंज हो गई है। अब एक ही बुक में तीनों सब्जेक्ट आपको आ जाएंगे। तो बुक लिस्ट आपको मिल जाएगी, तो आप उससे बुक खरीद सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव स्टडीज द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड मिडिएवल पीरियड्स। पिछली क्लास में, क्लास 6 में, क्लास 7 में हमने हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड मिडिएवल पीरियड्स मतलब प्राचीन और मध्यकालीन भारत के बारे में, मध्यकालीन इतिहास के बारे में हमने अध्ययन किया था। इन द 6th क्लास वी डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। क्लास 6 में हमने प्राचीन भारत के बारे में डिस्कस किया था। एंड द एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक पीरियड टू द 7th सेंचुरी AD। और साथ में जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, हमारे उपमहाद्वीप की प्राचीन सभ्यता के बारे में डिस्कस किया था, जो प्री हिस्टोरिक पीरियड से लेके 7th सेंचुरी AD तक थी। वाइल इन द 7th क्लास, जबकि 7th क्लास में हमने वी स्टडी द हिस्ट्री ऑफ मिडिएवल पीरियड, हमने मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ा। ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडिया सॉ मैनी रिमार्केबल चेंजेस इन द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ द पीपल। मिडिएवल पीरियड में हमने बहुत सारे जो भारत ने बहुत सारे रिमार्केबल चेंजेस हुए, बहुत सारे बदलाव हुए जो पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक लाइफ में थे, लोगों की इन लाइफ में थे। नाउ इन दिस क्लास, अब इस क्लास में वी शैल स्टडी द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब हम इस क्लास में स्टडी करेंगे आधुनिक भारत का। तो दिस मॉडर्न पीरियड बिगिन इन द 18th सेंचुरी। ये जो आधुनिक भारत, आधुनिक काल जो है वो स्टार्ट होता है 18वीं शताब्दी से एंड इज़ करेक्टराइज्ड बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब औद्योगिकीकरण। इसमें हम जो देखेंगे वो है औद्योगिकीकरण, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, कॉलोनाइजेशन, औपनिवेशीकरण, साइंटिफिक प्रोग्रेस, जो वैज्ञानिक जो प्रोग्रेस थी वो, रेशनलिज्म जिसको हम बोलते हैं तर्कवाद या बुद्धिवाद, एंड ह्यूमनिज्म और मानवतावाद। तो बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड इन इंडिया, भारत में जो मॉडर्न पीरियड है, आधुनिक काल का की शुरुआत। द disintegration of the Mughal Empire was followed by the emergence of a number of smaller regional state। मतलब जब मुग़ल एम्पायर, आपने पिछले क्लास में मुग़ल एम्पायर के बारे में पढ़ा था, तो जहाँ से मुग़ल एम्पायर का पतन होना, विघटन होना शुरू हुआ, वहीं से जो आधुनिक भारत है उसका, जो ब्रिटिश काल है उसका उदय होना शुरू हुआ था। तो द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुग़ल एम्पायर, मुग़ल एम्पायर के अलग होने के साथ साथ जो छोटे छोटे, मतलब मुग़ल एम्पायर का जब विघटन हुआ, मुग़ल एम्पायर जब टूटने लगा, तो छोटे छोटे बहुत सारे रीजनल, क्षेत्रीय जो राज्य थे वो उनका उदय हुआ, मतलब वो अस्तित्व में आए। द पीरियड ऑल्सो विटनेस यूरोपियन ट्रेडर्स फ्रॉम नेशंस सच एज ब्रिटेन, फ्रांस, पोर्तुगाल एंड नीदरलैंड्स एंटरिंग द एस्टैब्लिशिंग देयर ट्रेडिंग पोस्ट। बहुत सारे ये जो पीरियड है इसमें यूरोपियन ट्रेडर्स, जो यूरोपियन जो व्यापारी थे वो इस समय भारत में आए, और उनमें ब्रिटेन था, फ्रांस, पुर्तगाल, नीदरलैंड, ये आकर उन्होंने अपनी ट्रेडिंग पोस्ट, जो व्यापारिक जो पोस्ट थी वो यहाँ पर इस्टेब्लिश करी, स्थापित करी। तो बोथ द इंग्लिश एंड द फ्रेंच कंपनी सून सॉ एन अपॉर्चुनिटी इन इंडिया। जल्दी ही दोनों ही जो कंपनीज थी, जो ब्रिटिश थी और जो फ्रांसीसी कंपनी थी, उन्होंने यहाँ भारत में एक अवसर देखा।
तो दिस लेड टू द बिगिनिंग ऑफ द एंग्लो फ्रेंच राइवलरी विच एंडेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन। तो ये जो एंग्लो और फ्रेंच राइवलरी थी, मतलब फ्रांस और इंग्लैंड में जो दुश्मनी हुई, मतलब जिनको हम बोलेंगे कि इनमें जो दुश्मनी हुई वो ट्रेड के कारण हुई, मतलब व्यापार के कारण, कि कौन भारत में अपना व्यापार अच्छे से जमा पाएगा और एक दूसरे को नहीं जमाने देना चाहते थे। तो ये जो उनके आपस में जो टकराव हुआ उसका मतलब उसका परिणाम ये हुआ कि ब्रिटिश इस्टेब्लिश जो ब्रिटिश डोमिनियन है, ब्रिटिश का प्रभाव यहाँ पर स्थापित हो गया और फ्रांस को यहाँ से जाना पड़ा। द ब्रिटिश देन कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द ग्रेजुअल एक्सपांसन बिगिनिंग विद द बंगाल, the Battle of Plassey in 1757 and the Battle of Buxar in 1765। तो जो ब्रिटिश थे उन्होंने अपना धीरे धीरे अपना जो एक्सपांसन था, मतलब जो अपना विस्तार था वो करना शुरू किया। और उन्होंने सबसे पहले बैटल ऑफ प्लासी का जो युद्ध था 1757 में हुआ था, और बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध 1765 में हुआ था। उससे अपना साम्राज्य उन्होंने फैलाना चालू किया ब्रिटिश ने। डेवलपमेंट्स इन द वर्ल्ड, अब भारत में तो ये चल रहा था कि ब्रिटिश अपना शासन फैला रहा था, इसी समय वर्ल्ड में मतलब विश्व में भी कई सारे डेवलपमेंट्स हो रहे थे। द डेवलपमेंट्स इन इंडिया डिड नॉट टेक प्लेस इन आइसोलेशन, डेवलपमेंट केवल इंडिया में ही नहीं हो रहा था, और भी देयर वर अ होल लॉट ऑफ चेंजेस टेकिंग प्लेस ऑल ओवर द ग्लोब ड्यूरिंग द सेम पीरियड। इसी समय जो विश्व है उसमें भी बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब औद्योगिक क्रांति, ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी 18वीं शताब्दी के समय द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। गुड्स वर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, औद्योगिक क्रांति कैसी कि जो सामान है वो फैक्ट्रीज़ में बनाया जाने लगा मशीन की हेल्प से। तो ज़्यादा सामान बनेगा, यदि कोई इंसान बनाए तो कम बनता है, पर मशीन की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो जो सामान था वो मशीन की मदद से फैक्ट्रीज़ में बनाया जाने लगा। एंड इंग्लैंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रू, इंग्लैंड का जैसे जैसे औद्योगिक जो प्रोडक्शन था वो जैसे जैसे बढ़ता गया, पीपल स्टार्टेड लुकिंग फॉर एक्सपोर्ट मार्केट फॉर देयर फिनिश प्रोडक्ट। तो जो लोग थे उन्होंने अपना जो फिनिश प्रोडक्ट था, जो मतलब जो माल था, वो बेचने के लिए उन्होंने मार्केट तलाशना शुरू कर दिया। सच मार्केट्स कुड बी फाउंड इन कॉलोनीज लाइक इंडिया, इस तरह के जो मार्केट्स थे, जो बाज़ार थे, वो भारत जैसे औपनिवेशिक देश, मतलब जैसे ब्रिटेन का भारत पर कब्जा था उसी तरह और भी देशों पर था। तो वहाँ पर उन्होंने अपना बाज़ार तलाशना शुरू कर दिया अपने माल को बेचने के लिए। द रेनेसां मूवमेंट मतलब पुनर्जागरण काल या नव जागरण काल जिसको हम बोलते हैं। द रेनेसां मूवमेंट टुक प्लेस इन यूरोप बिटवीन द 14th एंड 17th सेंचुरी, मतलब जो पुनर्जागरण काल था यूरोप में वो 14 से लेकर 17वीं सेंचुरी के बीच में था। इट encouraged independent thinking and reasoning which had an impact on the thoughts and ideas of the people around the world। इसके कारण क्या हुआ कि लोगों में सोचने की, उनमें तर्क करने की शक्ति, मतलब सोच में उनके विचारों में, उनकी सोच में तर्क करने की शक्ति जागृत हुई। मतलब एक अपने खुद के विचार वो रखने लगे, और ये पीपल अराउंड द वर्ल्ड, मतलब थॉट्स एंड आइडियाज़ ऑफ द पीपल अराउंड द वर्ल्ड, और इसका जो प्रभाव था वो पूरे विश्व के लोगों पर पड़ा। नेशनलिज्म जिसको हम राष्ट्रवाद बोलते हैं। द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म वॉज रिच ड्यूरिंग द डे, इस समय जो राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो बहुत ज़्यादा थी लोगों में। इट स्टार्टेड इन द 19th सेंचुरी इन यूरोप एंड इज़ डिफाइंड बाय फीलिंग ऑफ लव एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स देयर ओन कंट्री। ये इसकी शुरुआत 19वीं सदी में हुई यूरोप में, और इसको फीलिंग ऑफ लव एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स देयर ओन कंट्री, अपने देश के प्रति अपना प्यार, अपनी लॉयल्टी, मतलब अपनी जिम्मेदारी, अपना वफादारी, वो लोगों में दिखने लगा। द ब्रिटिश कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रलाइज्ड रूल ब्रॉट पॉलिटिकल यूनिटी इन इंडिया एंड देयरबाय फॉरेस्टेड द स्पिरिट ऑफ
नेशनलिज्म इन द लेट 19th सेंचुरी। भारत के द्वारा ये जो पॉलिटिकल यूनिटी है, ब्रिटिश में जो ये पॉलिटिकल यूनिटी आई, उसने नेशनलिज्म को प्रोत्साहित किया भारत में। और ये 19th सेंचुरी मतलब पूरे देश में जो ब्रिटिश कॉन्सेप्ट था कि पॉलिटिकल यूनिटी का, वो भारत में भी फैला। और साथ में नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। मॉडर्नाइजेशन एंड कॉलोनाइजेशन मतलब आधुनिकवाद और औपनिवेशिकवाद। मॉडर्नाइजेशन क्रिएट्स अ ग्रोइंग नीड फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ गुड्स एंड रिसोर्सेज इन यूरोप। जो आधुनिक काल है उसने बहुत जो अलग अलग तरह के जो सामान हैं, जो रिसोर्सेज हैं यूरोप में, उसको बढ़ाया, क्रिएट किया, उसकी ज़रूरत पैदा करी। सम यूरोपियन कंट्रीज़ एक्सप्लोर्ड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड एस्टेब्लिश देयर ट्रेड सेटलमेंट एट मैनी प्लेस। जो यूरोपियन जो कंट्रीज़ थी, यूरोपियन देश थे, उन्होंने देश में मतलब विश्व में और जगह ये ढूंढना शुरू किया कि कहाँ कहाँ पर वो अपने जो व्यापारिक जो संस्थान है वो अपने स्थापित कर पाएँ देश में और जगह, और अपना जो सामान है वो उधर बेच सकें। धीरे धीरे दे एस्टैब्लिश पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर लार्ज एरिया अराउंड देयर ट्रेड सेटलमेंट। धीरे धीरे उन्होंने पॉलिटिकल कंट्रोल, राजनीतिक कंट्रोल उन्होंने स्थापित करना शुरू कर दिया अपने व्यापारिक उनके जो मंसूबे थे उसको पूरा करने के लिए। दे यूज द रिसोर्स ऑफ दीज एरिया टू फुलफिल देयर ओन पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक नीड्स। यहाँ के जो उन्होंने जो दूसरे देशों में जाके उन पर जो कब्जा करना शुरू किया, वहाँ के रिसोर्सेज, वहाँ के संसाधन वो अपने खुद के राजनीतिक और जो मिलिट्री और इकोनॉमिक नीड, अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरी करने के लिए करने लगे। मतलब जैसे ब्रिटेन हमारे यहाँ आया भारत में, तो भारत के जो संसाधन थे वो ब्रिटेन ने अपने हितों के लिए उसको यूज़ करना शुरू किया। तो दिस प्रोसेस केम टू बी कॉल्ड कॉलोनाइजेशन। ये जो प्रोसेस था इसको कहा जाता है उपनिवेशवाद या कॉलोनाइजेशन। द सब्जुगेटेड एरिया बिकेम अ कॉलोनी। और जो जिस एरिया को वश में किया उन्होंने उसको कॉलोनी कहा जाने लगा। वेयर बाय इट लॉट्स इट्स पॉलिटिकल सॉवरेनिटी एंड कंट्रोल ओवर इट्स ऑन रिसोर्स। जबकि ये जो एरियाज़ थे, यहाँ के जो लोग थे, उन्होंने जो राजनीतिक जो एकता थी वो, और साथ में अपने रिसोर्स वो सारा खो दिया उन्होंने। The colonizing country used the resource of its colonies to promote its own modernization। तो जो colonizing country थी, मतलब जिस कंट्री के बस में जो दूसरी कंट्री थी, यहाँ के वो जो भी रिसोर्सेज, जो भी संसाधन थे, वो उन्होंने अपने मॉडर्नाइजेशन के लिए, अपने आधुनिकीकरण के लिए उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। मतलब ये कि एक उदाहरण ऐसा है कि जो भारत के जो रिसोर्सेज थे वो इंग्लैंड ने उनके आधुनिकीकरण के लिए यूज़ करना शुरू किया, भारत के नहीं, ब्रिटेन के। बट इन द कॉलोनीज, लेकिन जो कॉलोनीज थी, इट इंट्रोड्यूस मॉडर्नाइजेशन ओनली इन सर्टेन स्फेयर्स एंड ओनली टू बी एक्सटेंड दैट सूटेड इट्स ओन इंटरेस्ट। और जो कॉलोनीज़ थी, मतलब जो देश थे, जो पराजित देश थे, जो बस में किए हुए देश थे, वहाँ पर मॉडर्नाइजेशन केवल उन जगह पर ही इंट्रोड्यूस किया गया जहाँ पर उनके हित थे। मतलब यदि भारत में मॉडर्नाइजेशन हुआ तो वो इसलिए कि ब्रिटिश को उससे फ़ायदा हो रहा था। सच पार्शियल मॉडर्नाइजेशन बेनिफिटेड ओनली अ स्मॉल सेक्शन ऑफ द पीपल इन द कॉलोनीज। तो इस तरह का जो मॉडर्नाइजेशन था, इस तरह का जो पार्शियल मॉडर्नाइजेशन था, वो केवल एक छोटे से सेक्शन में, छोटे से वर्ग के लोगों को ही फ़ायदा पहुंचाया उसने। जनरली फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल इन द कॉलोनीज, कॉलोनियल रूल क्रिएटेड कंडीशन ऑफ पॉवर्टी, डिस्पैरिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। और बाकी जो लोग थे, मतलब जो देश के बाकी लोग थे, वहाँ पर गरीबी और ये डिस्क्रिमिनेशन, मत भेदभाव, ये सारी चीज़ें थी। इंडिया बिकेम अ कॉलोनी। भारत एक कॉलोनी बना। द मुगल एम्पायर डिक्लाइन रैपिडली आफ्टर औरंगजेब डेथ इन 1707। 1707 के बाद, जो औरंगजेब की डेथ के बाद भारत, जो मुगल एम्पायर था, वो बहुत जल्दी वो उसका पतन हो गया, वो जल्दी गिर गया, नष्ट हो गया। मैनी इंडिपेंडेंट किंगडम्स केम इनटू एग्जिस्टेंस इन इंडिया। कई सारे इंडिपेंडेंट किंगडम, जो राज्य थे, वो अस्तित्व में आए भारत में। द ब्रिटिश बिगेन टू कॉलोनाइज इंडिया टू द मिड 18th सेंचुरी।
ब्रिटिश ने भारत को 18th सेंचुरी के मध्य में उसको कॉलोनाइज करना शुरू किया. द मार्क टू द बिगनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड इन इंडिया. By the end of the 18th century, the British colonized large part of India through wars and policies of treasury. मतलब ये कि 18th सेंचुरी तक मतलब 18th सेंचुरी के आखिर तक ब्रिटिश ने भारत के बहुत बड़े भाग को अपने कब्जे में ले लिया था. कॉलोनाइजेशन गेव द बर्थ कंप्लीट कंट्रोल ओवर इंडियाज़ रिसोर्स. मतलब कॉलोनाइजेशन ने ब्रिटिश का इंडिया की रिसोर्सेज पर, इंडिया का जो रिच रिसोर्सेज था उस पर पूरी तरह से ब्रिटिश का कब्जा हो गया. दे अडॉप्टेड पॉलिसीज़ विच अफेक्ट वेरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइव्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया. उन्होंने ऐसी पॉलिसीज़, ऐसी नीतियाँ बनाई जो भारत के लोगों को अफेक्ट करती थी, भारत के लोगों की ज़िंदगी को अफेक्ट करती थी. दिस पॉलिसीज़ हाउएवर डिड नॉट हैव यूनिफॉर्म इफेक्ट ऑफ द एंटायर इंडियन सोसाइटी. वाइल दे ब्रॉट बेनिफिट टू स्मॉल सेक्शन ऑफ द पीपल, दे ब्रॉट मिजरी टू सच लार्ज नंबर. मतलब ये जो पॉलिसीज़ थी वो पूरे भारत में एक जैसी नहीं लागू की गई थी. ये इसके कारण भारत के कुछ वर्ग के लोगों को फ़ायदा हुआ, पर बहुत सारे जो लार्ज पार्ट ऑफ जो लार्ज सेक्शन था जो लोगों का, उसको इससे बहुत ज़्यादा नुकसान ही हुआ. मतलब उनकी स्थिति और ज़्यादा बदतर हो गई. तो आज का चैप्टर हम यहीं पर रोकते हैं. इसके आगे का कल कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि ये 3 दिन में ये ख़त्म हो जाए. ठीक है.